नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन की देखो, इससे हम करते क्या है। साइक्लोट्रॉन सबसे पहले ये समझो, साइक्लोट्रॉन हम लोग यूज करते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड जो पार्टिकल होते हैं उनको हाई एनर्जी तक एक्सीलरेट करने के लिए, उनको बहुत ज़्यादा वेलोसिटी तक एक्सीलरेट करने के लिए हम लोग साइक्लोट्रॉन यूज करते हैं। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करना है तो हमको ऑब्वियसली उस पर फोर्स लगाना होगा। आपको मैंने बताया कि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो हमको कैसा फोर्स लगाना पड़ेगा, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से हम फोर्स लगा सकते हैं, तभी ये एक्सेलरेट होगा। अब जरूरत क्यों पड़ी इसकी? देखो, जब हम कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को हमें समझना है या न्यूक्लियर रिएक्शन से रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंट करना है, तो हमको हाई एनर्जी के, हाई एक्सेलरेशन के चार्ज पार्टिकल्स की जरूरत पड़ती है। तो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए हम लोगों ने एक डिवाइस बनाई, और इस डिवाइस को जो साइंटिस्ट बनाए थे वो थे लॉरेंस और लिविंगस्टन। दो साइंटिस्ट थे, इन दोनों साइंटिस्ट ने, लॉरेंस और लिविंगस्टन ने इस साइक्लोट्रॉन को डिस्कवर किया था। और हम ये डिवाइस यूज करते हैं किसी भी पॉजिटिवली चार्ज पर, इसमें निगेटिवली चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन को नहीं हम एक्सेलरेट करते, क्योंकि उसका मास बहुत कम होता है, उसको एक्सेलरेट कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, वो कुछ ही हद तक एक्सेलरेट हो पाता है। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए हम लोग साइक्लोट्रॉन यूज करते हैं। इट वाज इन्वेंटेड बाय लॉरेंस एंड लिविंगस्टन। अब इसका वर्किंग सिस्टम क्या होगा? देखो, दोनों बातें आपके समझ में आ गई। पहली बात तो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर या न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए हाई एनर्जी के, हाई एक्सेलरेशन के, हाई वेलोसिटी के पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम लोग साइक्लोट्रॉन बनाए। इसीलिए साइक्लोट्रॉन इन्वेंट किया गया कि उसको एक्सेलरेट किया जा सके। देखो, एक्सेलरेट करने का प्रोसीजर समझो। एक्सेलरेट करने के लिए जैसे हमारे पास तीन इक्वेशन हमने पढ़े हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और एक इक्वेशन आपने पढ़ा है v स्क्वायर, हम जिसमें वेलोसिटी आ रही है फाइनल वेलोसिटी हम उसको ही ले रहे हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये दो इक्वेशंस आपने पढ़े होंगे। अगर दोनों में मान लो कि u की वैल्यू हम 0 कर दें तो यहाँ पर वैल्यू मिलेगी at और यहाँ पर वैल्यू मिलेगी 2as। इसका मतलब कि एक तो टाइम के साथ एक्सेलरेट हो तो वेलोसिटी बढ़ेगी, दूसरा कि अगर स्पेस मतलब डिस्टेंस बहुत दूर तक ले जाएं तो वेलोसिटी बढ़ेगी। दोनों ही फैक्टर से वेलोसिटी बढ़ेगी। फोर्स अप्लाई करें बहुत देर तक, बहुत दूर तक, बहुत देर तक एक्सेलरेट करें, बहुत देर तक एक्सेलरेट करेंगे तब भी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। बहुत दूर तक एक्सेलरेट करेंगे, जैसे हम यहाँ से चलना शुरू किए, यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी 0 रही, जब हम चलना शुरू किए बहुत दूर तक एक्सेलरेट करें तब भी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अब देखो इसमें यूज क्या किया गया। हमारे पास वेलोसिटी को एक्सेलरेट करने के लिए चार्ज पार्टिकल है, तो चूंकि चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगाएंगे तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से या मैग्नेटिक फील्ड से ही उस पर फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं। अब इसमें भी बात आती है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड हम लगाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड से एक्सेलरेशन होता ही नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड तो उसको सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर पाथ पर रोटेट करा देता है, या सर्कुलर पाथ पर रोटेट नहीं कराएगा तो आपका हेलिकल पाथ पर, इस तरह के पाथ पर रोटेट कराएगा। तो हम इससे नहीं पा सकते हैं। ये दोनों से मतलब मैग्नेटिक फील्ड से इन दोनों तरह के मोशन प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन इससे एक्सेलरेशन नहीं मिलता है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी ही प्रोवाइड करता है। तो इसका मतलब कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो F इज इक्वल टू, अगर Q चार्ज पार्टिकल है, चार्ज है, और E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो इस पर फोर्स QE लगेगा, M में इज इक्वल टू QE होगा, तो A इज इक्वल टू QE बाई M, इतना एक्सेलरेशन इसको मिल जाएगा। अब बात आई इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे लगाएंगे। बात होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे लगाएंगे। तो मान लो कि हम यहाँ पर एक पॉजिटिवली चार्ज पोटेंशियल अप्लाई किए, इस जगह पर नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल अप्लाई कर दिए, तो चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, यहाँ हमने छोड़ा, इसने रिपेल्ड किया, इसने अट्रैक्ट किया, इसके बीच में ये चलेगा। और ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसके बीच में E है तो इस पर फोर्स QE लगेगा, और इस एक्सीलरेशन से ये इतनी दूर में एक्सीलरेट होगा। लेकिन अब बात आती है कि इतने ही दूर में कितना एक्सेलरेशन आ जाएगा। इतने ही दूर में ज़्यादा एक्सेलरेशन नहीं आएगा, तो हम इसको थोड़ा और दूर ले जाते हैं।
तो और दूर जब हम ले जाते हैं कि जिससे ये डिस्टेंस बढ़े, जिससे कि ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो वो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। तो जब हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो पता चलता है कि इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कम पड़ गया। अब कितना ज़्यादा फील्ड लगाएंगे कि यह हो पाए, तो इसलिए यह प्रोसेस कि हम डिस्टेंस के साथ बढ़ाएं ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब दूसरा चीज़, डिस्टेंस से नहीं हो पाया तो अब हम लोग इसको नज़दीक कर दिए जिससे फील्ड वीक ना होने पाए, फील्ड स्ट्रांग रहे। तो नज़दीक जब हम कर देते तो पता चलता टाइम घट गया, ये तो बहुत कम ही टाइम, फील्ड तो स्ट्रांग मिला, डिस्टेंस कम कर दिया तो हमने, लेकिन यहाँ पर फील्ड स्ट्रांग मिला लेकिन साथ में टाइम बहुत कम लगा, तो बहुत कम समय तक एक्सेलरेट हुआ, तो ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं हो पाता है। तो इस तरह से हम लोगों के दिमाग में एक और भी बात आई कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड भले ही कम ही हो लेकिन इसी बीच में वो बार बार आए तो एक्सेलरेट ज़्यादा होगा। तो इसके लिए एक नई व्यवस्था और सोची गई और उसी व्यवस्था पर साइक्लोट्रॉन को बनाया गया, वही उसका वर्किंग प्रिंसिपल बन गया। देखो यहाँ पर किया क्या गया कि दो ऐसे लगाए गए, इसमें दो प्लेट के बीच में पोटेंशियल लगाया गया। अब देखो यहाँ पर आप पॉजिटिव लगा दें, यहाँ पर आप नेगेटिव लगा दें, इन्हीं के बीच में इलेक्ट्रॉन आएगा, सॉरी जब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आएगा तो यहाँ से जब इधर की ओर मूव करेगा तो फिर क्या होगा, यह एक्सेलरेट होगा। अब हम कोई और व्यवस्था लगाएं कि यह फिर से यह घूम करके वापस यहीं आ जाए और फिर एक बार एक्सेलरेट हो, तो इसको घुमाने के लिए फिर हमको क्या करना होगा कि जिससे यह यहाँ से घूम करके वापस यहाँ आए, इसके लिए इसको सर्कुलर पाथ पर रोटेट कराना होगा। सर्कुलर पाथ पर रोटेट कराने के लिए हमको क्या करना होगा, मैग्नेटिक फील्ड लगाना होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड समझो कि इसी प्लेन ऑफ पेपर में, जो बोर्ड का प्लेन है, इसी में हमने लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड हमने इस तरह से लगाया, समझो इस तरह से, नीचे हम नॉर्थ रख दें, ऊपर साउथ रख दें, या ऊपर नॉर्थ रख दें, नीचे साउथ रख दें, इस तरह का हम इस पर फील्ड लगा दें। अगर हम इस पर मान लो कि अपवर्ड फील्ड लगाते हैं, नीचे नॉर्थ रख करके ऊपर साउथ रखते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ टू साउथ होता है, तब ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट इस पर क्लॉकवाइज रोटेट करने लगेगा। जैसे रोटेट करेगा चार्ज पार्टिकल वैसे ही रोटेट करके यहाँ आएगा। यहाँ आएगा तो कुछ तो इसकी वेलोसिटी बढ़ी ही होगी इतने दूर में। अब उस वेलोसिटी से, अब चूंकि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी को कांस्टेंट ही रहने देता है। फिर यहाँ से जब आगे बढ़ेगा तो हम लोग ऐसी व्यवस्था लगाए कि जब ये पार्टिकल यहाँ आए घूम करके, तब क्या हो, तब यह जो माइनस था यह प्लस हो जाए और फिर ये उस टाइम माइनस हो जाए, तो यहाँ से यहाँ के बीच में एक्सेलरेट हुआ, फिर इस तरह से यह एक्सेलरेट होता चला जाएगा। इसको और अच्छे से समझाते हैं। देखें, पार्टिकल को हमने यहाँ रखा इस जगह पर और हम इस पर इसको प्लस इसको माइनस, तो जब इस पर पॉजिटिव फील्ड इधर से इधर की ओर लगेगा तो यह इसको इतने दूर में एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेट होके आया और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। हमने ऐसा अरेंजमेंट किया है, वो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग या और व्यवस्था लगा करके यहाँ पर हमने व्यवस्था कर दी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, तो सिर्फ इसको एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा, जो वेलोसिटी इसको इतने दूर में यहाँ तक मिली, अब उस वेलोसिटी से ये यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, वेलोसिटी बढ़ी हुई है। अब इस जगह पर ये पॉजिटिव हो गया, अब ये नेगेटिव हो गया, तो इसने फिर इसको पुश किया आगे की ओर, इतने दूर में फिर एक्सेलरेट हुआ। फिर यहाँ से आगे जब बढ़ा तो फिर मैग्नेटिक फील्ड आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गया। फिर ये यहाँ से थोड़ा बड़े सर्किल पर मूव किया, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ जाती है तो सर्कुलर पाथ की रेडियस भी बढ़ जाती है। हम लोगों ने फार्मूला कल डिराइव किया था, R=mv डिवाइडेड बाई QB, मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ विल इंक्रीज। अब ये यहाँ से आया, जब ये यहाँ पहुँचा तो अभी ये प्लेट निगेटिव हो गया था, अब ये पॉजिटिव कर दिया, इसको अल्टरनेटिंग पोटेंशियल दिया जिससे ये प्लस माइनस जल्दी जल्दी होता रहे। और इसको इस तरह से हमने मैनेज किया कि जब ये यहाँ पहुँचे एंड पर, तब ये अपना पोलैरिटी चेंज कर ले, मतलब अब तक माइनस था तो अब ये प्लस हो गया। तो अब देखो, इस प्रोसेस को सिंक्रोनाइजेशन कहा जाता है कि जब ये यहाँ पहुँचे तो इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाए। अब देखो, फिर ये इतने दूर में एक्सेलरेट होगा, जब यहाँ पहुँचा तो उसी समय इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ खत्म, मैग्नेटिक फील्ड है, तो फिर इसको और बड़े सर्कुलर पाथ पर ले गया। अब ये इस समय नेगेटिव था, जब ये यहाँ पहुँचा है तो अब ये फिर से पॉजिटिव हो गया, फिर इतने दूर में एक्सेलरेट हुआ और फिर ये और बड़े रेडियस पर गया,
फिर इतने दूर में आया, जब यहाँ पहुँचा तो ये अगेन पॉजिटिव हो गया, अब तक ये नेगेटिव था यहाँ पर। तो जब ये यहाँ पहुँचा तो इतने दूर में एक्सेलरेट हुआ। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये इस तरह से ऐसे करके मूव करता रहेगा और लास्ट में हम यहाँ पर एक एग्जिट विंडो बनाए रहते हैं, उस एग्जिट विंडो से हम इसको बाहर ले लेते हैं और जिस टारगेट पर हमको ले जाना होता है उस टारगेट को ले जाके हिट करवा देते हैं। दिस इज द प्रोसेस हाउ साइक्लोट्रॉन वर्क्स। इसी प्रोसेस पे ये वर्क करता है। इसमें दोनों कंडीशन यूज कर, दोनों फील्ड प्रयोग किए जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूज्ड टू एक्सेलरेट व्हाइल मैग्नेटिक फील्ड इज यूज्ड टू मूव इट ऑन अ सर्कुलर पाथ, जिससे कि ये सर्कुलर पाथ पर रोटेट होता रहे। तो मतलब हमारे पास नज़दीक में हमने लगाया, थोड़ी ही दूर में लगाया तो फील्ड स्ट्रांग रही, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग रही, और इसी पाथ को बार बार रिपीट करने से टाइम भी बढ़ा, डिस्टेंस भी बढ़ी, क्योंकि ये डिस्टेंस, फिर ये डिस्टेंस, फिर ये डिस्टेंस, तो ये सब ऐड करेंगे तो ये बहुत लंबी डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो मतलब डिस्टेंस के साथ साथ टाइम दोनों बढ़ाया, और टाइम भी बढ़ा, डिस्टेंस भी बढ़ा, तो इसमें एक्सेलरेट होकर के बाहर निकला और हम जितना चाहते हैं उतना एक्सेलरेट इसको कर लेते हैं। तो ये हुआ एक साइक्लोट्रॉन का पूरा वर्किंग सिस्टम और प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। अब इसको हम लोग पहले पूरा लिख लेते हैं, फिर साइक्लोट्रॉन का एक अच्छा डायग्राम बना लेते हैं। अब देखो इसका कंस्ट्रक्शन मैंने बनाया इसको। सबसे पहले इसके कंस्ट्रक्शन को समझो। सबसे पहले इसमें ये चीज़ होती है, इसमें 2 डी होते हैं। ये जो दोनों डी हैं इनको डी नाम दिया जाता है, DEE। ये 2 डी होते हैं। ये दोनों जो है 2 मेटेलिक चैम्बर्स होते हैं, 2 हालो मेटेलिक चैम्बर्स होते हैं जो डी के शेप में होते हैं। डी का शेप जैसा होता है, ये डी के शेप में दोनों बने हुए होते हैं। ये कैसा होता है मैं आपको बता दूं, आपने रोटी रखने वाला कैसरोल देखा होगा। रोटी रखने वाले कैसरोल को अगर समझो कि हम बीच से 2 पार्ट में काट के अलग कर दें तो एक पार्ट एक डी बन जाएगा, दूसरा पार्ट दूसरा डी बन जाएगा। दोनों को बहुत स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट करके रख देते हैं। अब देखो इन दोनों डी को ऐसे रखा, समझो कि ये 2 डी ऐसे रखे गए। अब इसके ऊपर एक मैग्नेट लग गया, नीचे एक मैग्नेट लग गया। यहां पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दिखाया गया। क्रॉस से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जस्ट परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, इनवर्ड डायरेक्टेड, नीचे की ओर डायरेक्टेड है। मतलब ऊपर नॉर्थ होगा, नीचे साउथ लगा होगा। तो दोनों डी के, जो दोनों डी हमारे हुए कटोरे के शेप में ऐसे काट के अलग कर दिया। अब इन दोनों डी के नॉर्थ पोल इसके ऊपर, नीचे साउथ पोल, और दोनों डी को हमने हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से कनेक्ट कर दिया। इनको हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से कनेक्ट कर दिया। अब देखो ये दोनों हॉलो चैम्बर्स हैं। अब इस पूरे चैम्बर को, इनको हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से कनेक्ट करने के बाद इनको हॉरिजॉन्टली ऐसे रख दिया जाता है स्मॉल गैप पर। अब अगला चीज हम ये करते हैं कि इस पूरे को एक मेटल बॉक्स में, जिसमें लो प्रेशर लगभग 10 पावर माइनस 6 Hg mm ऑफ Hg से लेकर के 10 3 mm ऑफ Hg तक पर लो प्रेशर पर कोई गैस भरी होती है, इस पूरे सिस्टम को उसमें रख दिया जाता है। और वो जिस बॉक्स में रखते हैं, बॉक्स के ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल लगा देते हैं। वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से होते हैं। कोई ऊपर नॉर्थ पोल लगाता है, नीचे साउथ पोल, कोई नीचे नॉर्थ करके ऊपर साउथ पोल। इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, कैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन पूरा कंस्ट्रक्शन समझो, 2 मेटेलिक हॉलो ब्लॉक्स हो गए डी शेप के, और इनको हमने हॉरिजॉन्टली बहुत कम डिस्टेंस पर रख दिया। इनको पूरे को एक हम मेटल बॉक्स में रख देते हैं जिसमें बहुत लो प्रेशर पर गैस भरी होती है। इस ऑर्डर का प्रेशर होता है, उसमें गैस भरी होती है। अब बात आई कि इसका वर्किंग कैसे होगा। इन दोनों डी को हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से कनेक्ट कर दिया। ऑसिलेटर का मतलब ये हो गया कि इसमें जो भी जो इनकी पोलरिटी है, पोलरिटी का मतलब एक प्लस और एक माइनस से जुड़ा होगा, वो अल्टरनेटिवली चेंज होता रहेगा। ये प्लस है, ये माइनस है, अगले ही क्षण ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, उसके अगले क्षण ये प्लस हो जाएगा। ये ऐसे करके जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है। अब देखो इसका वर्किंग कैसे होता है। इन दोनों डी के बीच में एक जगह पर हम कोई सोर्स ऑफ आयन रख देते हैं।
अब देखो कौन सा सोर्स रखते हैं। पॉजिटिव चार्ज हमको चाहिए, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो उसके लिए या तो हम प्रोटॉन यूज करते हैं, प्रोटॉन यूज करना होता है तो हम हाइड्रोजन गैस रख देते हैं, ड्यूट्रॉन यूज करना है तो ड्यूटीरियम गैस रख देते हैं, और अगर आपको इसमें अल्फा पार्टिकल चाहिए, अल्फा पार्टिकल चाहिए तो हम हीलियम गैस रख देते हैं। तो इस तरह से इन गैसेज को यहाँ पर रख देते हैं। इन गैसेज के आयनाइजेशन से इसमें हम प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन या अल्फा पार्टिकल पा जाते हैं। अब जैसे ही कोई यह सोर्स हो गया, यहाँ पर इसको यस मान लो, यस इज द सोर्स। यहाँ से जैसे ही कोई ये पार्टिकल प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन या अल्फा पार्टिकल यहाँ आया, वैसे ही देखो यह इनवर्ड डायरेक्शन में है, इसका मतलब कि यह पार्टिकल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराएगा। तो जिस टाइम यहाँ पर हम सोर्स को रखे और जिस टाइम यहाँ से हमने इंटर कराया किसी भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को, उस टाइम इसको पॉजिटिव पर, इसको नेगेटिव पर कर देते हैं और ये बहुत तेजी से इधर की ओर चलता है। अब यहाँ पर जैसे ही आया वैसे ही इस जगह पर, चूंकि ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा क्योंकि ये हालो मेटेलिक ब्लॉक है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड इसको सर्कुलर पाथ पर ले जाएगा, जैसा मैंने कंस्ट्रक्शन अभी बताया। ये यहाँ पर आया, जैसे ही इस जगह पर आया वैसे हमने ऐसा सिंक्रोनाइजेशन किया है, इसको सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं कि जब ये यहाँ पहुंचे उसी समय ये प्लस हो जाए। तो अब ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये यहाँ पहुंचा बहुत तेजी से, एक्सेलरेट हुआ। फिर यहाँ पर अब इसकी रेडियस थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ये थोड़े बड़े रेडियस से यहाँ पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि R इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, मैंने फार्मूला बताया अभी आपको, एम वी बाई क्यू बी। तो V बढ़ा तो R बढ़ जाएगा बड़े रेडियस पर। जैसे ही ये यहाँ पहुंचा, अब तक ये निगेटिव था, अब ये पॉजिटिव हो गया, फिर इसको इतने दूर में एक्सिलरेट कराया तो अब और बड़े रेडियस पर जाएगा। इस तरह से यह इसमें कुछ चक्कर घूमता है और घूमने के बाद फाइनली, अब वो डिपेंड करता है कि हमको कितना एक्सिलरेट करना है, फाइनली ये यहाँ से एग्जिट हो जाता है। ये एग्जिट गेट है इसका, यहाँ से यह एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल यहाँ से बाहर आ जाता है, यहाँ पर टारगेट होता है। इसी फिगर को एक और तरीके से हमने यहाँ बनाया, यहाँ 3D बनाने की कोशिश की है। ये दोनों मेटेलिक ब्लॉक हो गए, दो D हो गए, D1 और D2। यहाँ पर भी इन D का नाम लिख दो, इसका नाम है D1, इसका नाम D1 और इसका नाम D2। और इसके साथ ही आप लोग इसको भी देखें, इस फिगर को भी, इस फिगर में भी यही चीज़ हमने की है। ध्यान से समझो, दो D यहाँ भी हो गए, इनको हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर से यहाँ भी कनेक्ट कर दिया, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ। अब ये इसमें इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल यहाँ आया, फिर एक्सेलरेट होके यहाँ गया, उसी टाइम पोलरिटी चेंज हो गई, फिर ये यहाँ आया और इस तरह से ये मूव करते हुए फाइनली ये जो विंडो लगा हुआ है यहाँ पर, यहाँ से ये टारगेट पर आके हिट कर दिया। दिस इज द वर्किंग। अब इसके डेफिनेशन, प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन को लिख लेते हैं। देखो, साइक्लोट्रॉन, it is a device used to accelerate positively charged particles like proton, neutron, alpha particles, etc. to very high energies so they could be used in disintegration experiments. It was invented by Lawrence and Livingston. दोनों का नाम लिख लीजिएगा जिससे आपको याद भी रहे, इनको भी सम्मान देना है। अब what is the principle? देखो, it works on the fact that the electric field accelerates a charged particle and magnetic field keeps it revolving in circular orbits of constant frequency. Thus, a small potential difference can also provide enormously का मतलब ज़्यादा, enormously large velocity to a charged particle if the particle is made to traverse the potential difference a number of times. मतलब कि जो पोटेंशियल डिफरेंस, हमने कम ही पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है, लेकिन उसी कम पोटेंशियल डिफरेंस से वो कई बार मूव कर रहा है। देखो इसका कंस्ट्रक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ टू हालो डी शेप्ड मेटेलिक चैम्बर्स D1 एंड D2 कॉल्ड डीज, इनको डीज कहते हैं। अब देखो इसको यहां से पूरा ध्यान से आप पढ़ते रहें। The two Ds are placed horizontally with a small gap between them.
द डीज आर कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड. The Ds are enclosed in a metal box containing a low pressure of order 10 power minus 6 to 10 power minus 3 mm of Hg. अब देखो अगली चीज हम लोग क्या करते हैं. अगली चीज यह है कि द होल apparatus is placed between two poles of a strong electromagnet. The magnetic field acts perpendicular to the plane of Ds. जिस प्लेन में ये D है उसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये काम करता है. ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया. जो कंस्ट्रक्शन मैंने तुम को बना के दिखाया, दिस इज द कंस्ट्रक्शन. और ये पूरा कंस्ट्रक्शन आपके समझ में भी आ गया. अब इसकी वर्किंग पर चलते हैं. इसमें हम कौन सी चीज़ कितनी यूज करते हैं ये भी मैंने लिख दिया. देखो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग यूज करते हैं अबाउट 1.6 टेस्ला का हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इसमें जनरली प्रयोग करते हैं. और जो अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस या एचएफ ऑसिलेटर हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर से दे रहे हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस हम लगभग 10 टू द पावर 5 वोल्ट का यूज करते हैं. और जो फ्रिक्वेंसी होती है इसकी कि जिस फ्रिक्वेंसी से ये अल्टरनेटिंग जल्दी जल्दी प्लस माइनस चेंज होता है वो फ्रिक्वेंसी होती है 10 टू 15 मेगा साइकिल पर सेकेंड. अब एक चीज़ और भी देखो, जो फ्रिक्वेंसी का फार्मूला होता है हम लोगों ने अभी इसके पहले डिराइव किया फ्रिक्वेंसी का फार्मूला. तो फ्रिक्वेंसी का फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था न्यू इज इक्वल टू क्यू बी डिवाइडेड बाई 2 पाई एम. ये फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था. इस फार्मूले में देखो कई बातें हैं. इस फार्मूले में पहली बात तो रेडियस का कहीं कोई नाम नहीं है. मतलब ये फ्रिक्वेंसी रेडियस से इंडिपेंडेंट है, वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है. मतलब कि फ्रिक्वेंसी इस चार्ज पार्टिकल पर कितना चार्ज है, कितना मास है और कितना मैग्नेटिक फील्ड है, इन्हीं चीज़ों पर 3 फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है. तो मतलब फ्रिक्वेंसी इसकी हम क्या रखेंगे हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर की, इसको डिसाइड करते समय हमें उसकी वेलोसिटी और रेडियस की ज़रूरत नहीं होती है. बस हमको कौन सा चार्ज पार्टिकल दे रहे हैं, प्रोटॉन दे रहे हैं तो उसका चार्ज लिख देंगे. मैग्नेटिक फील्ड हमने कितना अप्लाई किया है और जो चार्ज पार्टिकल ले रहे हैं उसका कितना मास है, सिर्फ इन 3 फैक्टर्स पर डिपेंडेंसी है. तो इससे हम इसके फ्रिक्वेंसी को डिसाइड कर लेते हैं. ये हो गया पूरा साइक्लोट्रॉन प्रिंसिपल उसका और कंस्ट्रक्शन इसका. अब हम लोग इसकी थ्योरी एंड वर्किंग लिख लेते हैं, उसके बाद से ये कंप्लीट होता है. अब देखो जो साइक्लोट्रॉन की थ्योरी है, ये थ्योरी आपकी पहले भी पढ़ी हुई है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, लेट अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू, let a particle of charge q and mass m enter a region of magnetic field b with a velocity v normal to the field, मतलब perpendicular to the field b. The particle follows a circular path of radius radius r लिख दो, radius r, इसको ठीक कर देते हैं, of radius r for which required centripetal force is provided by magnetic field. तो मतलब कि जो उसका सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो उस चार्ज पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसी से मिलेगा. तो हम लोग लिख लेते हैं मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड बी. तो ये mv² बाई आर सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा और इस पर जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा क्यू वी बी साइन 90 डिग्री. साइन 90 क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन से मूव कर रहा है. तो ये साइन 90 की वैल्यू 1, वी से वी कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से वी कैन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ. रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ विल बी एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी. दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ. यह एक चीज हो गई. दूसरी बात कि हम ये भी पता कर सकते हैं कि व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन. वो भी आपने पहले कैलकुलेट कर लिया है. पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन. तो ये पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो सरकमफेरेंस होगा उस पूरे पाथ का, सरकमफेरेंस मतलब डिस्टेंस, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी. तो यहाँ से देखो सरकमफेरेंस हो जाएगा 2 पाई आर, क्योंकि आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पर वो मूव कर रहा है, डिवाइडेड बाई वेलोसिटी. वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी देखो क्यू बी आर डिवाइडेड बाई एम. तो क्यू बी आर डिवाइडेड बाई एम. अब देखो आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ऊपर
2πm divided by QB. दिस इज द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन. और फ्रिक्वेंसी की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो व्हाट विल बी द फ्रिक्वेंसी. ये सब कुछ आपका पहले पढ़ा हुआ है, इसको इसीलिए लिख दे रहा हूँ इसमें कि जिससे आपको साइक्लोट्रॉन की थ्योरी लिखने में कोई परेशानी ना आए. जो पहले आपने पढ़ा है कि द मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बस उसी से आप इसको बना लेंगे. तो फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू, फ्रिक्वेंसी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. न्यू इज इक्वल टू 1/t, और 1/t का मतलब जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ दिस, द QB डिवाइडेड बाई 2πm. दिस इज द फ्रिक्वेंसी. And from this expression of frequency you can easily understand that the frequency of cyclotron or the charged particle is independent of the radius of circular path and also independent of the velocity of charged particle. तो यहाँ से ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई. And this frequency is called cyclotron frequency or magnetic resonance frequency. इन दोनों नाम से जानते हैं, तो ये भी लिख लेते हैं. This frequency is called cyclotron frequency or magnetic resonance frequency. देखो, this is the working of cyclotron. Let a positive ion, say proton, हम आयन ही नाम लेंगे, वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ भी हो सकता है. say proton enters the gap between the two D's and finds D1 to be negative. जिधर निगेटिव होगा, D1 निगेटिव हो या D2 निगेटिव हो, कोई भी निगेटिव हो सकता है. इट गेट, अभी हमने मान लिया D1 निगेटिव है, तो इट गेट्स एक्सेलरेटेड टूवर्ड्स D1, क्योंकि वो पॉजिटिव है और D1 निगेटिव है तो D1 की ओर चलेगा. अब इट गेट्स एक्सेलरेटेड टूवर्ड्स D1 इन द गैप बिटवीन द D's एंड इंटर्स D1. अब ये जब D1 में इंटर किया तब क्या होगा. नाउ ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट ऑफ मेटेलिक D, there is no electric field inside D1. Now under the action of magnetic field, the ion adopts a circular path with a constant speed. अब D के अंदर वो constant speed से घूमेगा, हम लोग पहले देख चुके हैं. When ion comes out of D1, it finds D1 positive and D2 negative. Now it gets accelerated towards D2. अब D2 निगेटिव हो गया, उधर की ओर चलेगा. It again adopts a circular path of greater radius inside D2. जैसे ये D2 में जाएगा, अब उससे बड़ी रेडियस का सर्कुलर पाथ अडॉप्ट करेगा. The process is repeated after every half cycle. The frequency of applied voltage is kept exactly the same as the frequency of the revolution of ion. The accelerated ion is finally ejected through a window. This is the entire working system of the cyclotron. तो यहाँ से आप वर्किंग समझ लिए. अब एक लास्ट पॉइंट होती है लिमिटेशंस, कि हम लोग इस के थ्रू साइक्लोट्रॉन से अगर इलेक्ट्रॉन, चूंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं लेते हैं, प्रोटॉन या पॉजिटिवली चार्ज आयन लेते हैं, इसको हम एक्सेलरेट करते हैं तो आयन बहुत छोटा होगा, हल्का होगा. फील्ड हम बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं तो ये तो बहुत तेज एक्सेलरेट किया जा सकता है और इसको अनलिमिटेड वेलोसिटी दी जा सकती है. अगर हम ये साइक्लोट्रॉन इतना बड़ा बनाए हैं, मान लो इसी साइक्लोट्रॉन को हम 2 एकड़ में बना लिए, बहुत बड़ा सा बना लिए, तब तो उसको हम अनलिमिटेड वेलोसिटी दे सकते हैं. और एक समय ऐसा भी आ सकता है कि उसको वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर भी वेलोसिटी दी जा सकती है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट भी इसको दी जा सकती है. और इस तरह से हम इसको बहुत ज़्यादा वेलोसिटी दे सकते हैं. इवन ये भी क्या पॉसिबल है कि हम इसको स्पीड ऑफ लाइट या मोर देन स्पीड ऑफ लाइट भी प्रोवाइड कर सकते हैं. तो उसको देखते हैं इसके लिमिटेशन में, यही इसकी लिमिटेशन है, उसको भी देख लेते हैं. साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशन जानने के पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि अचीवमेंट ऑफ रेजोनेंस कंडीशन, कि हम रेजोनेंस कंडीशन कैसे पाते हैं. रेजोनेंस कंडीशन मैंने आपको बताया था कि जो अप्लाइड पोटेंशियल हम लगाते हैं वो दोनों डी पर, द 2D, दोनों डी पर जो अप्लाइड पोटेंशियल लगाया जाता है, उस अप्लाइड पोटेंशियल की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो आयन के रोटेशन की फ्रिक्वेंसी के जो रिवोल्यूशन होता है उसके रिवोल्यूशन की फ्रिक्वेंसी के बराबर होना चाहिए. तो वहाँ से हम लोग इसको पाते हैं, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं. अब देखें, cyclotron operates under the condition that the frequency of applied potential must be equal to the frequency of circular revolution of ion. मतलब frequency of HF oscillator equal to the frequency of revolution.
अब देखो इसकी फ्रीक्वेंसी को हम न्यू नॉट मान लेते हैं, या अप्लाइड पोटेंशियल का हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया, और जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है वह होती है क्यू बी डिवाइडेड बाई 2πm। ये फार्मूला हम लोगों ने अभी इसके पहले डिराइव किया था। अब इसमें देखो कि इस कंडीशन को हम कैसे अचीव करते हैं। इस कंडीशन को अचीव करने के लिए न्यू नॉट को फिक्स कर दिया जाता है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दिया जाता है, और बी की वैल्यू को घुमा करके कम अधिक किया जाता है कि हम जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कम अधिक करके इस कंडीशन को ऑब्टेन किया जाता है। मतलब दिस कंडीशन इज ऑब्टेन by fixing the value of nu naught to a particular value and by varying the value of applied magnetic field B। तो इस तरीके से हम लोग इसको अचीव करते हैं। देखो इसको लिख भी दिया, इन प्रैक्टिस न्यू नॉट इज केप्ट फिक्स्ड एंड B इज वेरिड अंटिल द अबव कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अब ये तो होगी एक बात कि अचीवमेंट। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सप्रेशन डिराइव कर लेते हैं कि जो एक्सेलरेटेड आयंस होंगे उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो डिराइव करते हैं मैक्सिमम, देखिए लेट, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एक्सेलरेटेड आयंस इसकी बात कर रहे हैं। लेट वी नॉट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द आयंस इन रेडियस आर नॉट ऑफ डी। जैसे डी में बहुत सारे रेडियस बनेंगे, अब उसमें मान लो जिस पर मैक्सिमम वेलोसिटी मिल रही है वो रेडियस आर नॉट है। तो इस दौरान क्या होगा कि जो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स होगा एम वी स्क्वायर बाई आर, तो एम वी ओ स्क्वायर बाई आर नॉट हो जाएगा इज इक्वल टू, अब हम लोग जानते हैं कि किसके बराबर होता है ये, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड से फोर्स लगेगा, मतलब क्यू वी बी साइन थीटा, तो क्यू वी नॉट हो जाएगा b, और साइन 90 डिग्री है तो उसकी वैल्यू 1 हो गई। तो यहाँ से अगर हम v की वैल्यू कैलकुलेट करें, देखो एक v तो इस v से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, दूसरा यहाँ से बचेगा, तो यहाँ से v की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, क्यू बी आर नॉट डिवाइडेड बाई m, मतलब v इज इक्वल टू क्यू बी आर नॉट डिवाइडेड बाई m। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी obtained by the charged ion while moving through the D's। अब अगर हम यहाँ से इसका काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करें, इसी कंडीशन में जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस इज गिवन बाई, ये देखो ये कितना हो जाएगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इसकी वैल्यू हो जाएगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को के नॉट से रिप्रेजेंट कर दो तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ये वी नॉट यही ले लिया हमने, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर की जगह इसको रख दो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर। अब हम लोग देखें एक यम से एक यम कैंसिल हो जाएगा, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला मिला वो मिला क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन व्हाइल मूविंग थ्रू अ डीज एट अ रेडियस आर नॉट। अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन की। साइक्लोट्रॉन की पहली लिमिटेशन या आप इसकी कमी कह लें, तो इसकी पहली लिमिट यही है कि यह चार्ज पार्टिकल को अनलिमिटेड स्पीड नहीं प्रोवाइड कर सकता। अनलिमिटेड स्पीड क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकता, जिसके बारे में अभी हमने पहले बात की है। देखो इसका रीजन ये है कि हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला है, t इज इक्वल टू, हम लोगों ने फार्मूला ड्राइव किया था 2πm डिवाइडेड बाई QB, और यहीं से हमको फ्रीक्वेंसी का फार्मूला भी मिला था कि QB बाई 2πam। अब आप देखें यह आपके दोनों D हो गए, इन दोनों D के बीच में आना है इसको। अब अगर इसकी फ्रीक्वेंसी D की फ्रीक्वेंसी के बराबर है,
जो इस पर हमने डी पर ऑसिलेटर लगाया है, पोटेंशियल डिफरेंस जो इसके बीच में लगाया है उसकी फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी के बराबर है, तब तो ये जैसे यहाँ पहुंचता है वैसे ही यह पॉजिटिव हो गया और इसको आगे भेज दिया। फिर यहाँ से यहाँ के बीच में यह बना रहा, जैसे यहाँ पहुंचा वैसे फिर यह पॉजिटिव हो गया। मतलब इसके पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन को आप ले लें या नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन अ सेकेंड को इसको ले लें, दोनों ही फार्मूलों से, या मान लो यहाँ से एक चक्कर के बाद जब तक यहाँ पहुंचेगा तब तक यह चेंज हो जाएगा, इसकी पोलरिटी चेंज हो जाएगी, मतलब ये प्लस से माइनस हो जाएगा। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब हम मास को बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगते हैं, जब स्पीड को बहुत ज़्यादा हम बढ़ाने लगते हैं, जैसे ही हम स्पीड बढ़ाते चले जाते हैं तो स्पीड एक लिमिट तक आगे बढ़ी। साइक्लोट्रॉन का अगर हम कंस्ट्रक्शन बड़ा कर दें, इतना छोटा करेंगे तो इतनी ही रेडियस बनेगी, अगर हम इतना बड़ा कर दें और बड़ा बनाते चले जाओगे तो बहुत ज़्यादा टर्न्स ये मूव करेगा और स्पीड इसकी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती। लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ता है वैसे वैसे मास भी चेंज होने लगता है। अब जनरली हम लोग थोड़े कम स्पीड का मैकेनिक्स पढ़ते हैं जिसको न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहते हैं या क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं, लेकिन जैसे ही बहुत स्मॉल पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा स्पीड में मूव करना शुरू करते हैं वैसे उनका मास चेंज होना शुरू हो जाता है। और वो मास कैसे चेंज होता है, मास इज इक्वल टू रेस्ट मास, मतलब कि यह मास मेजर किया गया जब ऑब्जेक्ट चल नहीं रहा था, और यह मास है जब वह v वेलोसिटी से चलेगा तो इसका मास हो जाएगा 1 - v²/c²। इस हिसाब से मतलब कि अगर यह वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए या दोनों स्पीड बराबर हो जाए तो इन्फिनिटी हो गया। और अगर कोई भी स्पीड है, कम ही स्पीड है लेकिन नियर अबाउट स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, तो यह कुछ न कुछ वैल्यू देगा जिससे यम की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो यम की वैल्यू इंक्रीज कर दिए, यम की वैल्यू इंक्रीज कर दिए यहाँ पर, तो ये टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यम के, तो टाइम पीरियड भी बढ़ गया। अब देखो इससे परेशानी क्या हुई, अब जैसे ही चार्ज यहाँ आया एक चक्कर पूरा करने के बाद यहाँ पहुंचा, अब इसको पोलरिटी चेंज हो जानी है, पोलरिटी तो चेंज हो गई, लेकिन अब क्या हुआ कि यह मास के बढ़ने की वजह से टाइम पीरियड बढ़ गया, टाइम पीरियड बढ़ गया तो यह तो चेंज हो गया, लेकिन इसको एक चक्कर लगाने में ज़्यादा समय लग गया। मतलब यह यहाँ से चला और घूम करके यहाँ पहुँचने में समय ज़्यादा लग गया, समय ज़्यादा लग गया और इसने अपनी पोलरिटी यहीं चेंज कर ली। चेंज कर ली तो क्या हो जाएगा, आउट ऑफ स्टेप हो जाएगा। मतलब जिस टाइम इसको यहाँ पहुँच करके तब इसको पॉजिटिव होना था तो ये यहीं पहुँचने पर पॉजिटिव हो गया, क्योंकि इसने यहाँ पहुँचने में ज़्यादा देर लगा दी। अब जब यहाँ पहुँचेगा तब तक यह निगेटिव हो गया रहेगा, तो ये यहाँ से आगे ही नहीं बढ़ेगा। और अगर स्पीड के कारण ड्यू टू इनर्शिया आगे बढ़ भी गया तो इतने दूर में रिटार्ड हो जाएगा। रिटार्ड मतलब उसका एक्सेलरेशन स्पीड बढ़ने की बजाय घटना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यह निगेटिव और यह पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इधर जाएगा तो ये इसको रोकेगा और ये इसको जाने नहीं देगा, इनर्शिया के कारण जाएगा भी तो स्पीड कम होती चली जाएगी। मतलब दिस इज कॉल्ड आउट ऑफ स्टेप, तो यह आउट ऑफ स्टेप हो जाता है। और यह आउट ऑफ स्टेप तभी होता है जबकि स्पीड नियरली स्पीड ऑफ लाइट के पहुंचना शुरू करती है, इसके आसपास भी पहुंचने लगेगा। स्पीड ऑफ लाइट का 1/4, 1/10, 100, 1000 भी अगर इसको मिलना शुरू होता है तो ये प्रोसेस होना शुरू हो जाती है। मास चेंज हो गया, मास बढ़ गया, मास बढ़ने से टाइम पीरियड बढ़ गया, जितने टाइम में उसको आना था उतने टाइम में आया नहीं, जबकि इसकी फ्रिक्वेंसी को तो हम घटा बढ़ा नहीं सकते, एक जगह फिक्स किए रहते हैं, तो यह आउट ऑफ स्टेप हो जाता है और एक्सेलरेट होने की जगह वो रिटार्ड हो जाता है। तो ये दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। इसका सेकंड लिमिटेशन देखो, सेकंड लिमिटेशन ये है कि हम न्यूट्रॉन को हम इससे एक्सेलरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं एक्सेलरेट कर सकते? क्योंकि न्यूट्रॉन इज अनचार्ज्ड पार्टिकल, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है और इसमें एक्सेलरेशन तो होना है इस पोटेंशियल डिफरेंस से, जो डी में पोटेंशियल डिफरेंस लगाए हैं उससे एक्सेलरेशन होना है। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन पर कोई फोर्स लगेगा ही नहीं। जब कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, न इलेक्ट्रिक फील्ड से लगेगा न मैग्नेटिक फील्ड से लगेगा, तो न्यूट्रॉन जहाँ का तहाँ रुका रहेगा या मूव ही नहीं करेगा। तीसरी बात है कि वी कांट एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन को भी एक्सेलरेट नहीं किया जा सकता। उसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है और जब मास बहुत कम होता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू इज इक्वल टू QB/2πm। अब मास अगर कम हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी,
तो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो फिर ये भी जल्दी ही आउट ऑफ स्टेप हो जाएगा, क्योंकि उतनी तेज फ्रीक्वेंसी इसकी नहीं रहती है। तो इसलिए इसकी ये 3 लिमिटेशन हो गई। न्यूट्रॉन को नहीं एक्सेलरेट कर सकते, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर सकते, और बहुत ज़्यादा स्पीड, नियरली अबाउट द स्पीड ऑफ लाइट तक हम इसको एक्सेलरेट नहीं कर सकते। दी आर द 3 लिमिटेशंस, इनको लिख लेते हैं। देखो, द स्पीड ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बियॉन्ड अ लिमिट बिकॉज एट हाई स्पीड द मास ऑफ चार्ज increases according to the following formula of Einstein's special theory of relativity। फार्मूला क्या है? m equal to m naught by √1 minus v square by c square, where m naught is rest mass, c equal to speed of light. This increment in mass disturbs synchronization, thus oscillator and charged particle becomes out of step। दूसरा देखो, दूसरा है इलेक्ट्रॉन के लिए। देखो, इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड इन ए साइक्लोट्रॉन बिकॉज अ लार्ज इंक्रीज इन देयर एनर्जी इंक्रीजेस देयर वेलोसिटी टू अ लार्ज एक्सटेंट। वो भी बात सही है, ये भी बात सही है, दोनों आप लिख सकते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, जैसे ही इंक्रीज करते हैं इसकी एनर्जी में, इसकी वेलोसिटी बहुत तेज बढ़ती है। क्यों? क्योंकि इसका मास बहुत कम है। दिस थ्रोज इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ स्टेप विथ अ ऑसिलेटिंग फील्ड। और तीसरा है न्यूट्रॉन्स being electrically neutral cannot be accelerated in a cyclotron। These are the 3 limitations of a cyclotron, and with these 3 limitations the cyclotron is complete।